नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द टेकी शो हिंदी के द्वितीय एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। हमने टेकी शो हिंदी पिछले हफ्ते से ही शुरू किया है, जहां पर कि मैं आपके टेक और करियर रिलेटेड सवालों का जवाब देता हूं। यदि आपको मेरे जवाब पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसे अपने दोस्तों, सहपाठियों, सहकर्मियों सबके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं आज के सवालों के साथ। आज का पहला सवाल है रवि तेजा द्वारा। वो पूछते हैं, व्हाट आर द टॉप डॉटनेट ट्रेंड्स टू डोमिनेट इन 2022? यानी कि 2022 में डॉटनेट टेक्नोलॉजी के कौन कौन से ट्रेंड जो हैं वो डोमिनेट करेंगे। रवि, यदि आप मेरे से पूछो तो डॉटनेट हर जगह ही डोमिनेट करेगा, लेकिन कुछ मुख्य सब फ्रेमवर्क्स हैं या कुछ मुख्य ऐसे काम हैं डॉटनेट में जो कि 2022 में ज़्यादा ट्रेंड करेंगे। चलिए उनके बारे में एक एक करके आपको बताता हूँ। तो जो सबसे पहली चीज़ जो ट्रेंड करने वाली है डॉटनेट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में वो है डॉटनेट 6 माइग्रेशंस या डॉटनेट 6 अपग्रेड। जी हाँ, डॉटनेट 6 अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। 2021 के नवंबर में डॉटनेट 6 का स्टेबल वर्जन रिलीज़ हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो अपने पुराने डॉटनेट एप्लीकेशन, चाहे वो डॉटनेट फ्रेमवर्क हो, चाहे वो डॉटनेट कोर हो, सबको वो धीरे धीरे डॉटनेट 6 पे मूव करेंगी, क्योंकि डॉटनेट 6 जो है वो डॉटनेट का लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन है। साथ ही डॉटनेट 6 एक ऐसा वर्जन है जिसमें कि आपको सारे डॉटनेट फ्रेमवर्क्स का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। यानी कि आपका जो डॉटनेट विंडोज़ पे चलता था, पहले ये माना जाता था कि आप डॉटनेट कोर में डेवलपमेंट करेंगे तो डॉटनेट कोर जो है आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगा और डॉटनेट फ्रेमवर्क में आप जो है विंडोज़ ओनली एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो। लेकिन डॉटनेट कोर के बाद डॉटनेट 5 आया। डॉटनेट 5 में बोला गया कि भैया सब कुछ अलग करेंगे, लेकिन कोविड की वजह से वो सब नहीं हो पाया था। सब कुछ ज्वाइन करेंगे लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। और डॉटनेट 6 में ट्रू सेंस में सारे डॉटनेट के रन यानी डॉटनेट फ्रेमवर्क, मोनो फ्रेमवर्क और डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क, इन तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल फ्रेमवर्क बनाया गया है जो कि डॉटनेट 6 फ्रेमवर्क है। और डॉटनेट 6 फ्रेमवर्क का रन टाइम जो है वो आपका ट्रू क्रॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम है। और वो साथ ही ट्रू क्रॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम होने के साथ साथ वो आपका जो है वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन भी है, यानी कि अगले 3 साल तक वो सपोर्ट किया जाएगा। उसका सपोर्ट आई थिंक दिसंबर या नवंबर 2024 तक का उसका सपोर्ट है। तो इस वजह से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो अपने डॉटनेट फ्रेमवर्क के एप्लीकेशंस को या तो डॉटनेट 6 में मूव करेंगी या फिर डॉटनेट कोर के एप्लीकेशंस को डॉटनेट 6 में मूव करेंगी। सो जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाली चीज़ है वो है आपका डॉटनेट 6 माइग्रेशन, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी इसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट इसके गाइड्स भी ला रहा है। जैसे अभी नवंबर दिसंबर में ही बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग आर्टिकल्स लिखे, गाइड्स लिखे कि हाँ भाई, अगर आपको अपने डॉटनेट फ्रेमवर्क को, एप्लीकेशन को डॉटनेट 6 में माइग्रेट कैसे करना है, इसके ऊपर सब लोगों ने स्टेप बाय स्टेप गाइड्स वगैरह लिखे हैं। प्रॉब्ली मैं भी इसके ऊपर कल को वीडियो बनाऊंगा जल्द ही, जिसमें कि डॉटनेट फ्रेमवर्क के एप्लीकेशन को डॉटनेट 6 में माइग्रेट कैसे करेंगे, उसकी क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट्स हमें फॉलो करने चाहिए, ये सारे इन सब के ऊपर। तो डॉटनेट 6 का जो माइग्रेशन है दैट विल बी द फर्स्ट ट्रेंडिंग थिंग ऑफ 2022, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड करेगा। दूसरी चीज़ है वो है ब्लेजर यूआई। जी हाँ, ब्लेजर जो है मेरा फेवरेट यूआई फ्रेमवर्क, जो कि वेब डेवलपमेंट में मैं यूज़ करता हूँ। वेब डेवलपमेंट के अलावा मैं हर जगह यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट विंडोज़ एप्लीकेशन और क्या कहते हैं कि क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए या वेब असेंबली बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए हर जगह आपका ब्लेजर जो है वो यूज़ होगा। तो ब्लेजर और ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि ब्लेजर को माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। अभी जब इन्होंने डॉटनेट 6 लॉन्च किया था और ब्लेजर का अभी पिछले नवंबर में या आई थिंक दिसंबर में ही इन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस किया था, डॉटनेट इग्नाइट कॉन्फ्रेंस या कुछ इसी टाइप का कॉन्फ्रेंस था, मैं नाम भूल गया हूँ, या शायद डॉटनेट कॉन्फ ही था। डॉटनेट कॉन्फ जो किया था नवंबर में, जिसमें कि इन्होंने डॉटनेट 6 को रिलीज़ किया था, उस टाइम इन्होंने एक सैम्पल एप्लीकेशन बनाया था, पूरा एंड टू एंड पॉडकास्टिंग एप्लीकेशन, जो कि ओपन सोर्स है। जैसे हर बार माइक्रोसॉफ्ट क्या करती थी कि करती है कि अपने कॉन्फ्रेंसेज में
कोई ना कोई एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो है वो पूरा एंड टू एंड डिज़ाइन करके डेवलप करके ओपन सोर्स करके देती है। जैसे उनका ई शॉप ऑन कंटेनर जो है वो आपका ई कॉमर्स का कंप्लीट एंड टू एंड एप्लीकेशन है, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वेब एप्लीकेशन भी है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है। उसी तरीके से पॉडकास्ट होस्टिंग का एक एप्लीकेशन इस बार उन्होंने .NET कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया जो कि कंप्लीटली ओपन सोर्स है। उसमें उन्होंने हर जगह जहाँ पर भी आपका UI की बात आई, वेब UI के लिए उन्होंने ब्लेजर यूज़ किया, विंडोज़ UI के लिए भी उन्होंने मावी यूज़ किया, तो हर जगह अपना, लेकिन उन्होंने अब MVC की जगह हर जगह ब्लेजर यूज़ करना शुरू कर दिया है। प्लस उन्होंने ई शॉप ऑन कंटेनर्स को भी ब्लेजर में मूव करने का गाइड वगैरह दे दिया है। सो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ब्लेजर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। सो सेकेंड ट्रेंडिंग चीज़ जो रहने वाली है 2022 में .NET टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो है ब्लेजर की और ज़्यादा प्रमोशन। ब्लेजर और ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे, ब्लेजर और ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन बनाने के लिए। मोस्टली आपके वेब या वेब असेंबली बेस्ड यानी ऑफलाइन PWA जिसे प्रोग्रेसिव वेब एप्स बोलते हैं वो बनाने के लिए या वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जो वेब असेंबली है, ब्लेजर वेब असेंबली, उसको बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही कुछ लोग जैसे माइक्रोसॉफ्ट अपने तौर पर तो ब्लेजर सर्वर को भी प्रमोट कर रहा है और ब्लेजर वेब असेंबली दोनों को प्रमोट कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो उनका झुकाव जो है वो ब्लेजर वेब असेंबली की तरफ है, क्योंकि ब्लेजर वेब असेंबली जो है वो आपको ऑफलाइन सपोर्ट वगैरह बहुत कुछ देता है, तो बहुत ही बेनिफिशियल है। इसलिए ब्लेजर जो है वो काफ़ी ट्रेंड में रहने वाला है। तीसरी जो .NET रिलेटेड चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आने वाली है या रहने वाली है 2022 में, वो है यूनिटी फ्रेमवर्क। जी हाँ, यूनिटी फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली वैसे तो मोनो बेस्ड फ्रेमवर्क है, यानी कि प्राइमरली मोनो यूज़ होता है यूनिटी में, लेकिन आपका यूनिटी फ्रेमवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हैं क्योंकि यूनिटी फ्रेमवर्क जो है वो आपका AR/VR प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है। आपके ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की प्रोग्रामिंग जो है, आप उसके गेम्स बनाएं, चाहें आप उसके एप्लीकेशंस बनाएं, इस तरह के जो भी आप एप्लीकेशंस वगैरह बनाना चाहते हैं उसके लिए यूनिटी फ्रेमवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आज की डेट में ऑलमोस्ट 60-70% जो AR/VR गेम्स हैं वो या तो यूनिटी में बने हैं या तो अनरियल इंजन में बने हैं, लेकिन मोस्टली जो है आपके यूनिटी में बने हुए हैं और यूनिटी जो है उसमें C# और .NET ही यूज़ होता है। तो ये आपका मेटावर्स की जो पॉपुलैरिटी हो रही है ना, वेब 3.0 मेटावर्स, यहाँ मेटावर्स वहाँ, तो जैसे जैसे मेटावर्स पॉपुलर होगा वैसे वैसे यूनिटी जो है वो भी और ज़्यादा पॉपुलर और ट्रेंड में आने वाली है। सो जो थर्ड ट्रेंडिंग चीज़ है .NET टेक्नोलॉजीज़ की वो है यूनिटी फ्रेमवर्क। चौथी चीज़ जो कि .NET फ्रेमवर्क की जो कि ट्रेंड में रहने वाली है वो है ASP.NET वेब API सर्विसेज। जी हाँ, ASP.NET वेब API सर्विसेज, बिकॉज आपका माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी दिनों से ट्रेंड में है। पिछले 1-1.5 साल से माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जो है वो ट्रेंड में है और इसी के साथ ASP.NET वेब सर्विसेज जो है वो आपको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में माइक्रो सर्विसेज बनाने के लिए या वेब सर्विसेज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है, बहुत ही ईजी टू डिप्लॉय है। CI/CD पाइपलाइन में बहुत ईजिली हो जाता है, कमांड लाइन से आप माइक्रो सर्विसेज बना सकते हैं ASP.NET वेब API यूज़ करके। सो इस वजह से ASP.NET वेब API जो है बैकएंड एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाला है। फिफ्थ एंड लास्ट चीज़ जो कि .NET टेक्नोलॉजीज़ की ट्रेंड में रहने वाली है 2022 में, और मोस्ट प्रोबेबली वो मिड ऑफ 2022 के बाद ट्रेंड में आएगी, वो है मावी यानी मल्टी एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस फ्रेमवर्क। सो मावी जो है वो Xamarin Forms का नया वर्जन है। Xamarin Forms जो है वो आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए आपका एक UI फ्रेमवर्क था जो कि Xamarin बेस्ड था ऑफ कोर्स। अब इन्होंने इसी को अपग्रेड करके नया वर्जन जो है, अब Xamarin Forms का कोई अलग वर्जन नहीं आने वाला है, कोई नया वर्जन नहीं आने वाला है। अब मावी जो है, मावी रिलीज हो रहा है। मावी इज़ योर मल्टी एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस फ्रेमवर्क, जिसमें कि आप मोबाइल, डेस्कटॉप दोनों के लिए आप जो है वो सिंगल UI फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे और वो UI फ्रेमवर्क यूज़ करके आप मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो ये जो है ये आपका ट्रेंड में आने वाला है और ये ट्रेंड में आएगा जब ये मिड 2022 में रिलीज़ होगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका रिलीज़ जो है वो बिल्ड में होगा, बिल्ड
में आई थिंक इसको RC रिलीज कैंडिडेट इसका रिलीज़ करेंगे बिल्ड में, और नवंबर तक आई थिंक फुल एंड फाइनल वर्जन इसका रिलीज़ करेंगे। बट आई एम नॉट श्योर, माइक्रोसॉफ्ट है, कुछ भी कर सकता है। बट जितना मुझे ये लगता है, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि 6 महीने उन्होंने डिले किया है मावी के रिलीज़ को। सो मावी जो है वो 5वीं और आखिरी चीज़ है जो कि ट्रेंड में आने वाली है, और वो मोस्टली ट्रेंड में आएगा आपका सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में। अगला सवाल है नीतीश का। वो पूछते हैं, डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड बी टॉट कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स? यानी कि क्या बच्चों को कोडिंग या प्रोग्रामिंग सिखाई जानी चाहिए? नीतीश, यदि आप मेरी राय पूछो तो मेरे ख्याल से बच्चों को प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं सिखाई जानी चाहिए अप टू ए सर्टेन एज। हालांकि ये चीज़ वेरी भी करती है, बिकॉज जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता, वैसे सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कई बच्चे जो एनवायरनमेंट से जल्दी सीख जाते हैं, या उनके पास वैसा एनवायरनमेंट मिलता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो प्रोग्रामिंग फील्ड में हैं, तो वो उनको देख देख करके कम उम्र में ही प्रोग्रामिंग करने लगते हैं। जैसे कि हमारे एक बहुत ही पॉपुलर जो है सोशल मीडिया पर .NET वर्ल्ड में एक पॉपुलर MVP है, माइक्रोसॉफ्ट MVP, ब्रायन लगुनास। उनकी बेटी को 12 साल की उम्र में यंगेस्ट प्रोग्रामर जो है, विजुअल स्टूडियो के यंगेस्ट प्रोग्रामर या यंगेस्ट यूज़र का कुछ अवार्ड वगैरह मिला था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 2019 में। जब विजुअल स्टूडियो लॉन्च हुआ था 2019 अप्रैल में, तब उनकी बेटी को मिला था। और उन्होंने, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग करते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को 5-6 साल के ही यंग एज से प्रोग्रामिंग में लगा दिया था। तो ऐसे जो होते हैं, आपको इस तरह के एक्सेप्शंस, जिसे मैं कहूँगा एक्सेप्शंस, हर जगह होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो यंग एज में बच्चों को अगर दे देते हैं, बच्चों का अगर इंटरेस्ट है तो उनको सिखाना चाहिए, तो उनको सीखने देना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि अगर उनका इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स उनको करने देना चाहिए। लेकिन अगर आप कहें कि करिकुलम में डाल करके प्रोग्रामिंग जो है वो बच्चों को सिखाई जाए यंग एज से, तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि नहीं। वो ऑलरेडी बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। मैं छोटे बच्चों के एजुकेशन जो बुक्स वगैरह देखता हूँ, उनसे मुझे लगता है कि यार हमारे एज में तो इनको हमें बहुत कम सिखाया जाता था। हमें 6th के बाद से इंग्लिश सिखाई जाती थी। नहीं, मैंने तो खैर जल्दी इंग्लिश सीख ली थी, लेकिन वैसे बच्चों को जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है वो 2nd 3rd में ही सिखाई जा रही, जो हमने 5th 6th में सीखी थी। तो इस तरीके से बच्चों को ऑलरेडी आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मेरे ख्याल से उनको प्रोग्रामिंग नहीं सिखानी चाहिए यंग एज में। उनको कंप्यूटर से ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। उनको ऐप्स वगैरह दूसरे ऐप्स, जैसे आपका वर्ड प्रोसेसर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मतलब एकदम इंट्रिकेसीज नहीं, लेकिन कैसे यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो हैं सिखानी चाहिए बेसिकली। क्योंकि जो करंट वर्ल्ड है वो ऑफ कोर्स आपका कंप्यूटर्स का वर्ल्ड है, तो इसलिए बच्चों को कंप्यूटर्स से इंट्रोड्यूस तो कराना चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए, वो अच्छे से कंप्यूटर यूज़ करने में कंफर्टेबल हों, आसानी से यूज़ कर सकें। ये सब चीज़ें उनको सिखानी चाहिए। जैसे आपका वर्ड हो गया, आपका कहते हैं कि स्प्रेडशीट हो गया, या आपका वर्ड प्रोसेसर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको टाइपिंग करना वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। कोडिंग या आपका प्रोग्रामिंग जो है वो उनको एटलीस्ट 11-12 साल के बाद मेरे ख्याल से सिखाना चाहिए, और वो भी तब अगर उनका इंटरेस्ट हो तो। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती करिकुलम में डाल दिया कि नहीं भाई करना ही करना है। बिकॉज इतना मतलब मैं ये कहूँगा कि जो है आपका कोडिंग इज़ ए गुड स्किल टू हैव, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोडिंग के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, या आप बचपन में ही कोडिंग सीख लो, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है। आप जब एक सर्टेन एज में कंफर्टेबल हो जाएंगे तब भी कोडिंग सीख सकते हो। ये ना हो कि मतलब आप ज़बरदस्ती बचपन के छोटे एज में कोडिंग सिखाने के चक्कर में बच्चों को ट्रॉमा दे दिया जाए। तो मेरे ख्याल से बजाय छोटे एज में उनको 12-13 साल के बाद अगर उनका इंटरेस्ट है तो उनको सिखाना चाहिए, अदरवाइज़ उनको रेगुलर जो करिकुलम है वही सिखाना चाहिए। और फिर उसके बाद आई थिंक अप टू 8th और 9th के बच्चों को ज़रूर कोडिंग सिखानी चाहिए। उनको बेसिक कोडिंग जो है, बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है वो 9th 10th के बाद सिखाना चाहिए, यानी कि प्री टेंस, नॉट चिल्ड्रन बल्कि प्री टीन्स या टीन्स को जो है उनको कोडिंग सिखानी चाहिए। बिकॉज उस एज में उनके लिए कोडिंग जो है अच्छी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और एक अच्छा स्किल बन सकता है, जो कि वो आगे जा करके आगे ग्रो कर सकते हैं। अगला सवाल है सूरज सिंह का। वो पूछते हैं, एज ए फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, विच डोमेन शुड आई चूज एज माई मेन डोमेन? डेटा साइंस, AI, वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट? सूरज, पहली बात तो ये कि क्या ये सवाल आप
इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या आपके करिकुलम में यह ऑप्शन है कि आपको चूज़ करना है इन चारों में से किसी एक डोमेन को। पहला क्वेश्चन तो ये, अगर आपके करिकुलम में है कि इन चारों में से आप कोई एक डोमेन चूज़ कर सकते हैं, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि डेटा साइंस, एआई या वेब डेवलपमेंट, इन तीनों में से किसी को भी ले लो, क्योंकि डेटा साइंस और एआई बहुत हद तक रिलेटेड हैं। मतलब एआई जो है वो आपका डेटा साइंस का ही सबसेट है, और प्लस वेब डेवलपमेंट अगेन टोटल एक अलग डोमेन हो गया। तो डेटा साइंस, एआई या फिर वेब डेवलपमेंट, इन दोनों में से किसी एक को आप चूज़ कर सकते हो। एंड्रॉयड डेवलपमेंट मैं लॉन्ग टर्म डोमेन के तौर पे नहीं सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग अगर आप वेब डेवलपमेंट में करते हैं तो कल को आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मूव कर सकते हैं। वाइसे वर्सा करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वेब डेवलपमेंट से एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मूव करना ज़्यादा ईजी है। तो इसलिए अगर आपके पास ये ऑप्शन है, मतलब अभी आपको चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, अगर आपको फर्स्ट ईयर में चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि सेकेंड ईयर का आपका जो डोमेन है, आप इस डोमेन में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, आपके कॉलेज करिकुलम में अगर ये है कि इन चारों में से कौन सा डोमेन चूज़ करना है, तब मेरी सलाह आपके लिए ये रहेगी कि आप डेटा साइंस, एआई या वेब डेवलपमेंट, इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लो मेरे ख्याल से। और वो भी आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से चूज़ करो कि अगर आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हो, 11th-12th के मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हो, आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आती है, लीनियर अलजेब्रा, और आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर आपको अच्छे से आती हैं, तो आप डेटा साइंस, एआई में जाओ। अगर आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा, लीनियर अलजेब्रा और आपका ये जो डिफरेंशिएशन वगैरह में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, तो उस केस में आप जो है वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो। लेकिन यदि ये आपके करिकुलम का पार्ट नहीं है, मतलब ये जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, जो आप डोमेन अभी से फर्स्ट ईयर में ही चूज़ कर रहे हो कि हाँ मैं साइड में, अगर आप पढ़ना चाहते हो कि साइड में मैं डेटा साइंस पढ़ूँ या एआई पढ़ूँ या वेब डेवलपमेंट पढ़ूँ या एंड्रॉयड डेवलपमेंट पढ़ूँ, तो मेरा सजेशन ये होगा कि इन चारों में से कुछ भी मत पढ़ो। इन चारों में से कुछ भी मत पढ़ो। आप अपना फोकस जो है, जो आपके सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है, बीटेक के सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है, आप अपना फोकस उस पे दो। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब्जेक्ट, मोस्टली जो जनरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका डेटाबेसेस हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, इन सब को पढ़ो। और किसी एक लैंग्वेज को पकड़ करके, जो भी आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसमें से किसी एक लैंग्वेज को, क्योंकि कॉलेज में अगर पढ़ाए जा रहे किसी एक लैंग्वेज को चूज़ करोगे, जैसे आपने C++ कर लिया, C कर लिया, पाइथन कर लिया, मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा क्या कि इसके आपको आसपास टीचर्स मिल जाएंगे। क्योंकि C# जो है, वैसे तो मैं C# पसंद करता हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि C# के जो कॉलेज में बहुत ज़्यादा एजुकेटर्स वगैरह नहीं होते हैं, ज़्यादातर C# जो है वो प्रोफेशनल C यूज़ करते हैं। तो इसलिए C++ या आपका पाइथन जो हो गया, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करके जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस वाले लैंग्वेज को चूज़ करो, ताकि आप जब उसको एज ए सिलेबस अपने कोर्स में, मान लो आपको सेकंड सेमेस्टर में आपको C++ पढ़ाया जा रहा है, और आप अपना पूरा, आपके पास ऑब्वियसली सिलेबस होगा, पूरा 4 साल का सिलेबस है। ऐसा तो है नहीं कि आपका हर साल सिलेबस बदलता रहता है, आपके पास पूरा 4 साल का सिलेबस है। तो आप ये देखो कि पूरे 4 साल के सिलेबस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हैं। अगर आपको C++, C#, पाइथन, ये चारों पांचों लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हैं, तो इनमें से किसी एक लैंग्वेज को चूज़ कर लो। क्योंकि अगर आप एक लैंग्वेज अच्छे से समझ लोगे, मोस्ट प्रोबेबली मेरा सजेशन ये रहेगा कि या तो C++ चूज़ करो या C# चूज़ करो। पाइथन भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन पाइथन को सेकेंडरी में रखना। ये बात अलग है, अगर आप डेटा साइंस और आप एआई में जाओगे तो ऑब्वियसली पाइथन विल बी द प्राइमरी। लेकिन अगर आप इन जनरल वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हो, या अगर आप जनरल, जैसा मैंने कहा कि आप जनरल अपना कर रहे हो, आपके करिकुलम में नहीं है, तो आप जो करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है उसमें से एक लैंग्वेज चूज़ करो, और उसी पे जो सारे कंसेप्ट्स जो पढ़ाए जा रहे हैं उन सारे कंसेप्ट्स को इंप्लीमेंट करो। जैसे अगर आपको डेटाबेसेस पढ़ाया जाए, DBMS पढ़ाया जा रहा है, तो आप एक डेटाबेस एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो चीज़ बना करके देखो, डेटाबेस कैसे बनता है, क्या रूल्स हैं, कैसे हैं सारी सेटिंग्स वगैरह, वो सारी चीज़ें सीखो कि किस एप्लीकेशन में डेटाबेस के कौन कौन से रूल, RDBMS के कौन से रूल्स SQL सर्वर में यूज़ हुए हैं, RDBMS के कौन से रूल Oracle में यूज़ हुए हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ो, इनको समझो और अच्छे ग्रेड्स लाने की कोशिश करो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये होगा कि आपको जब कैंपस रिक्रूटमेंट या जॉब की बात करते हो, तो उस केस में मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती है, हायर करके जो जिस पे वो काम करते हैं उसके लिए फर्दर वो ट्रेन ही करती हैं। तो इसलिए आपको जो हायरिंग में जो पूछा जाएगा वो जनरली आपको पुरानी चीज़ें जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उनमें से पूछा जाएगा। प्लस आपको जो एक्स्ट्रा एक्सपोजर होगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा,
उसमें से पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको अगर चूज़ करना है तो बजाय डोमेन चूज़ करने के, अगर आपके करिकुलम में नहीं है तो बजाय डोमेन चूज़ करने के आप अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर मास्टरी करो और किसी एक लैंग्वेज पकड़ करके उस लैंग्वेज के ऊपर अपना एक्सपर्टाइज बनाओ, ताकि कोई कंपनी आपको सीधे कहे कि हाँ भाई मैं इसको मजदूर की तरह ना लेकर के एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह मैं इसको हायर करता हूँ। आप चाहे वो लैंग्वेज आपका पाइथन हो सकता है, चाहे वो लैंग्वेज आपका C# हो सकता है, चाहे वो लैंग्वेज आपका C++ हो सकता है। ऐसा करो कि आप सीखते सीखते ओपन सोर्स को कंट्रीब्यूट करो, गिटहब में अपना रेपोजिटरी बनाओ, सैंपल्स शोकेस करो, उसके ऊपर बातचीत करो। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो साथ करो, बजाय कि किसी और डोमेन में, साइड डोमेन में काम करने के। लेकिन अगर आपको ये चारों साइड डोमेन सेलेक्ट करने हैं, आपके करंट करिकुलम में है कि इन चारों में से कौन सा डोमेन आप चूज़ करें, तब मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने बैकग्राउंड के बेसिस पे, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो डेटा साइंस और AI पे चले जाइए। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है या मैथ्स बैकग्राउंड में उतना कंफर्टेबल, मैथ्स में उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं। अगला सवाल समीर का है। वो पूछते हैं, इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न AI विद वेब डेवलपमेंट? यानी कि क्या आपको वेब डेवलपमेंट के साथ AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना ज़रूरी है? देखो समीर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको AI सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि AI जो है, वेब डेवलपमेंट जो है वो AI पे डिपेंडेंट है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI इज़ ए सेपरेट डोमेन, वेब डेवलपमेंट इज़ ए सेपरेट डोमेन। ये दोनों दो अलग अलग डोमेन हैं और इन दोनों के लिए आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाई करनी होती है, या मतलब पढ़ाई क्या कहूँ, अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है या पढ़ाई करनी होती है। ऑब्वियसली अलग सब्जेक्ट्स या अलग टॉपिक्स को तैयारी करनी पड़ती है और उनकी पढ़ाई और उनका काम करना होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो है वो AI सीखना ज़रूरी है वेब डेवलपमेंट करने के लिए। मैंने अभी तक AI नहीं सीखी, मुझे AI का A भी नहीं पता है। नहीं मतलब ऊपर से तो पता है, लेकिन अगर अंदर की बात करूं तो AI का A भी नहीं पता है। लेकिन मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूं और पिछले 20 साल से कर रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि AI इज़ मैंडेटरी और AI इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू वेब डेवलपमेंट। अगला सवाल YouTube पर अनीता यादव ने मुझसे पूछा है। वो पूछती हैं, आई एम ए 41 years old woman. Can I start my career in programming at this stage? Will I get fair job opportunities? I am willing to change my career as you said programming has 10+ years of future. If yes, what language shall I start with? Currently I am working as a designer in publishing house and we work on books, software, InDesign. Which language would complement my current work profile so that at least I can tell in interview why I have opted this particular language? ये पूछना चाहती हैं कि ये 41 साल की महिला हैं और ये अपना करियर जो है वो प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करना चाहती हैं। ये जानना चाहती हैं कि क्या प्रोग्रामिंग में इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर हैं तो इनको क्या सीखना चाहिए जो कि इनके करंट काम के साथ मैच करता हुआ हो। अनीता, आपने एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल मिक्स करके पूछे हैं, तो मैं आपके सवालों को छोटे छोटे टुकड़ों में जवाब दूंगा, यानी एक एक करके छोटे छोटे टुकड़ों में जवाब दूंगा। तो पहला आपका सवाल है कि कैन आई स्टार्ट माई करियर इन प्रोग्रामिंग एट दिस स्टेज, और मेरा जवाब है हाँ, यस यू कैन। क्योंकि कुछ नया सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी एज में, किसी भी उम्र में कुछ नया सीख सकते हैं। तो यस, आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं इस एज में भी आकर के। दूसरा आपका सवाल है कि विल आई गेट फेयर जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो आपके सवाल का जवाब है कि आई डाउट, मेरे ख्याल से नहीं, नो, बिकॉज आपकी एज जो है वो एक सर्टेन एज लेवल से पार हो चुकी है और ज़्यादातर जो फ्रेशर्स होते हैं वो मतलब काफ़ी यंग एज में होते हैं ऑब्वियसली, और बहुत सारे प्रोग्रामर्स, जो कंपनीज जो प्रोग्रामर्स हायर करती हैं वो काफ़ी यंग एज में हायर करती हैं। इसलिए इस एज में 41 ईयर की एज में अगर आप प्रोग्रामिंग सीख के किसी मतलब जो आप रेगुलर नॉर्मल प्रोग्रामिंग कोई भी, चाहे आप C++ हो गया, C हो गया, पाइथन हो गया, C# हो गया,
कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट हो गया, इस तरह का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है या कोई भी फ्रेमवर्क, आप कुछ भी सीख करके आप अगर जॉब ढूंढने जाएं तो आपको फेयर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगी, बिकॉज आपका कंपटीशन जो होगा वो होगा यंगस्टर्स के साथ जो आपसे ज़्यादा ऑब्वियसली मोटिवेटेड होंगे, प्लस आपसे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, आपसे ज़्यादा काम को टाइम दे सकते हैं। इस वजह से फेयर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो मुश्किल है। प्लस ये भी है कि आप ऑलरेडी एक डोमेन में आप ऑलरेडी काम कर रही हैं, यू आर ऑलरेडी इन ए जॉब। सो आप ये एक्सपेक्ट करेंगी कि आप प्रोग्रामिंग सीख करके आप अपनी सैलरी हाइक कर लें, तो दैट मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। बिकॉज आप अभी आज की डेट में, आपने जैसा कहा कि यू आर ए डिज़ाइनर, आप डिज़ाइनर के तौर पर एक बुक डिज़ाइन कंपनी में काम करती हैं, तो अगर आप अभी डायरेक्टली प्रोग्रामिंग सीखेंगी और एज ए कहीं पर भी प्रोग्रामिंग में जाना चाहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि आप जा पाएंगी। यही रीज़न है कि आपने ये पूछा कि आपके काम से रिलेटेड कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए, तो उसका जवाब मैं आपको अगले पार्ट में देता हूं। लेकिन पहला जो आपका जो ये सवाल है कि क्या आपको फेयर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रोग्रामिंग सीखने के बाद, तो मेरा जवाब है कि मुश्किल है या शायद नहीं मिले। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि आपका कंपटीशन जो होगा वो यंगस्टर्स के साथ होगा, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा यंग, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम डिवोट करने वाले होंगे। तो अब आपका सवाल आता है कि आपको क्या सीखना चाहिए, व्हाट शैल आई स्टार्ट विद। आप किस चीज़ के साथ ऐसा काम शुरू करें कि या किस तरीके से आप प्रोग्रामिंग में शिफ्ट करें ताकि आपके करंट काम में भी कोई अड़चन, मतलब करंट काम में मैं ये कहूँगा कि करंट काम में भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, या करंट काम से जुड़ा हुआ हो, या जिसे हम कहते हैं कि पिविट करना, कि आप किस तरह से पिविट करें प्रोग्रामिंग में। तो देखिए, उसके लिए मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि चूंकि आप ऑलरेडी एक वेब डिज़ाइनर हैं, सॉरी आप ऑलरेडी एक डिज़ाइनर हैं, जैसा कि आपने अपने सवाल में कहा कि आप एक डिज़ाइनर हैं, आप एक क्या कहते हैं कि आप एक पब्लिशिंग हाउस में बुक्स और सॉफ्टवेयर, इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप डिज़ाइनिंग वगैरह करती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जो है डिज़ाइनिंग में ही जाना चाहिए, यानी कि आपको वेब डिज़ाइनिंग और UI UX डिज़ाइनिंग में जाना चाहिए। आपको UI UX डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स वगैरह करना चाहिए। प्रोबेबली आपको छोटे मोटे कोर्स UI UX डिज़ाइन के उडीमी वगैरह पे मिल जाएंगे, तो आप UI UX डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स कीजिए, या आप इन डिज़ाइन यूज़ करके या एडोब फोटोशॉप यूज़ करके, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है इसके लिए जो यूज़ होता है, उससे आप UI UX डिज़ाइनिंग सबसे पहले तो सीखिए। उसके बाद आप प्रोग्रामिंग सीखिए, और प्रोग्रामिंग में आप ज़्यादातर मेरे ख्याल से आप अभी एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ मत जाइए। आप पहले तो UI UX डिज़ाइन सीख करके आप थीम्स बनाना सीखिए, क्योंकि आपकी ऑलरेडी, अगर आप एक डिज़ाइनर के तौर पे काम करती है तो आपकी ऑलरेडी वो क्रिएटिव मेंटेलिटी जिसे हम कहते हैं ना, क्रिएटिव बेंड ऑफ माइंड है आपका। आप एक डिज़ाइनिंग में ऑलरेडी आप इस फील्ड में हैं, तो अगर इतने सालों से आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगी वेब थीम्स बनाने में। वेब डिज़ाइन के थीम्स बनाइए, और थीम्स बनाने के लिए आपको शुरुआत जो करना होगा उसके लिए आपको HTML और CSS सीखना होगा, और उन CSS से रिलेटेड कुछ जो जावास्क्रिप्ट है वो सीखना होगा। जैसे आप बूटस्ट्रैप सीख लीजिए, CSS फ्रेमवर्क जो बूटस्ट्रैप है वो हो गया, टेलविंड फ्रेमवर्क जो हो गया CSS का वो हो गया, मटेरियल फ्रेमवर्क हो गया। तो इन सारे फ्रेमवर्क्स को पहले आप सीखिए, CSS फ्रेमवर्क्स जिसे हम कहते हैं, और इन फ्रेमवर्क्स को सीख करके आप वेब डिज़ाइनिंग जो है, वेब डिज़ाइनिंग में पहले मूव कीजिए। स्लोली आपको मूव करना होगा ऑब्वियसली, बिकॉज आप सीधे प्रोग्रामिंग में नहीं जा सकती। आप जो इस काम, जो करंट काम है, इससे आप पिवोट करके जा सकती हैं, और पिवोट करने के लिए आप पहले क्या कीजिए कि आप सबसे पहले जो है आप डिज़ाइनिंग सीखिए, UI UX डिज़ाइनिंग और वेबसाइट थीम डिज़ाइनिंग सीखिए। और साथ ही थीम डिज़ाइनिंग सीखने के साथ साथ आप सिर्फ ये मत कीजिए कि थीम डिज़ाइनिंग सीखिए, आप थीम डिज़ाइन कर करके आप जो है मार्केट प्लेस पर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक साइड इनकम भी बनेगा, एक तरह से आपका एक साइड हसल बनेगा, प्लस आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि आप कुछ बना करके डालेंगी। डोंट वेट फॉर गेट ए जॉब, और
इस बात का इंतज़ार मत कीजिए कि यू विल पहले आप सारा सीख लेंगी और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप किसी कंपनी में अप्लाई करेंगी। इस बात का इंतज़ार मत कीजिए। आप जो अभी जॉब कर रहे हैं उसके साथ आप हफ्ते में 8-10 घंटे निकाल करके आप डिज़ाइनिंग सीखिए। डिज़ाइनिंग सीखने के साथ साथ आपकी क्या कीजिए कि आप थीम डिज़ाइन कीजिए। और देयर आर मेनी मार्केट प्लेस, जैसे आपका थीम फॉरेस्ट है, रैप बूटस्ट्रैप है, और आई थिंक कलर कुछ करके है एक दो और है। तो आप मेनली तो थीम फॉरेस्ट और रैप बूटस्ट्रैप ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। आप इन पर अभी भी जा करके देख सकते हैं कि आपको वेबसाइट थीम्स जो हैं वहाँ पर मिल जाती हैं, HTML CSS की थीम्स मिलती हैं। तो आप उस तरह के थीम्स बना करके डिज़ाइन के जो, क्योंकि आपका डिज़ाइन जैसे आप डिज़ाइनिंग के बैकग्राउंड से हैं तो आप उस अपने बैकग्राउंड को यूज़ करके आप डिफरेंट तरह की थीम्स बनाइए। और UI UX सीख करके आप थीम्स बना करके आप जैसे सीख रही हैं साथ साथ थीम्स बना करके आप क्या कीजिए कि इन तरह के मार्केट प्लेस में डालिए। तो उससे क्या होगा कि आपको एक तो फीडबैक भी मिलेगा। अगर किसी को लोगों को आपको थीम पसंद आएंगे, वो खरीदेंगे, वो आपको फीडबैक भी देंगे कि हाँ भाई हमें इनमें ये चेंजेस चाहिए, वो चेंजेस चाहिए। इस तरीके से आपका एक तो मार्केट में नाम बनेगा। इस तरीके से आप अपनी एक ब्रांड वैल्यू बना पाएंगी। और फिर उसके बाद जब आप डिज़ाइनिंग के फील्ड में या वेब डिज़ाइनर की जॉब के लिए जाएंगी, देन यू कैन शोकेस, पोर्टफोलियो आपका एक बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से चूंकि आप ऑलरेडी डिज़ाइन फील्ड में हैं तो पहले आपको HTML और CSS के साथ शुरू करना चाहिए और आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मूव करना चाहिए धीरे धीरे। मतलब आप पहले ही अभी ये मत सोचिए कि सीधे कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर बन जाऊंगी, मैं पूरा एप्लीकेशन बनाने बैठूंगी। पूरा एप्लीकेशन मत बनाइए, पहले आप UI UX समझिए और वेब डिज़ाइनिंग में शुरू कीजिए। वेब डिज़ाइनिंग के थ्रू थीम्स बनाइए। थीम्स के बाद जब आपके थीम्स में आप सेटल हो जाएं, अच्छे से आपके थीम्स बिकने लग जाएं और आपको जॉब मिल जाए, एंड देन इफ़ यू थिंक कि हाँ भाई मुझे आगे और डेवलपमेंट में और आगे बढ़ना है, प्रोग्रामिंग में और आगे बढ़ना है, तो फिर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में घुस सकती हैं। आप कोई भी फ्रेमवर्क वगैरह सीख करके आगे का फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जा सकती हैं। आप चाहे तो ब्लेजर सीख सकती हैं, C# सीख सकती हैं, C# लैंग्वेज आप सीख सकती हैं। लेकिन अभी के लिए पहले आपको वेब डिज़ाइनिंग में एंट्री करनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू प्रोग्रामिंग। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना सीख करके आप HTML CSS सीख करके और UI UX यानी यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस जो है इसके बारे में सीख करके इनके कोर्सेज कर करके और आप सबसे पहले वेब डिज़ाइन या वेबसाइट थीम्स बनाना जो है वो शुरू कीजिए। तो ये थे आपके इस हफ्ते के टेक और करियर रिलेटेड सवालों के जवाब। यदि आपके भी कोई सवाल हैं टेक और करियर रिलेटेड जिनके की जवाब आप अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं, तो आप किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर अपने सवाल को लिख सकते हैं मुझे टैग करके। मेरे सारे सोशल मीडिया चैनल का हैंडल एक ही है, टेकी राठौर। उम्मीद है आपको मेरे जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों, सहपाठियों, सहकर्मियों सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।